हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज गुडविल का सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, गुडविल कब कब गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वैल्यूएशन गुडविल की कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड है गुडविल को वैल्यूएशन करने के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाला है आज का। तो चलो हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने गुडविल में अभी तक क्या सीखा था? सबसे पहले हम लोग सीखा था कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो अच्छे नाम और रेपुटेशन के वजह से हमें हायर प्रॉफिट लाके देता है नॉर्मल प्रॉफिट से, और हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाके देता है। तो वो होता है हमारे लिए गुडविल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि गुडविल में क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखो, गुडविल सबसे पहली बात तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है सर? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट क्यों है? क्योंकि हम इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस इसके वैल्यू को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ये फिक्टिटियस एसेट नहीं है। मतलब इसे हम फिक्टिटियस एसेट यानी कि बनावटी एसेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जरूरत आने पे हम इसे बेच सकते हैं। जब हम अपना बिजनेस को बेचते हैं तो साथ में गुडविल का भी वैल्यू देके जाता है, इसीलिए ये फिक्टिटियस एसेट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट तो है लेकिन फिक्टिटियस एसेट नहीं है। दूसरा, हमने सीखा कि ये हेल्प करता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में, नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट कमाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद हमने बोला था कि गुडविल जो होता है बिजनेस के साथ कनेक्टेड होता है और इसे हम अलग से बेच नहीं सकते हैं, इसे हम बिजनेस के साथ ही बेच सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या था? वैल्यू जो होता है गुडविल का वो सब्जेक्टिव होता है और डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, बहुत सारे फैक्टर पे। तो वो हम आगे सीखने वाले कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो वैल्यूएशन गुडविल के वैल्यूएशन को इंपैक्ट करती है, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था गुडविल का नेचर क्या है। तो गुडविल का नेचर होता है, देखो सबसे पहली बात तो AS20X जो है, AS26 जो बोलता है, आईसीआई के द्वारा जो इशू हुआ है, वो बोलता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और उसे हम तब तक नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे जब तक उसे खरीद के नहीं लाते हैं। यानी अगर हम गुडविल परचेज करके लाते हैं तो उसे अपने बुक्स में दिखाएंगे, और खुद का बनाया हुआ गुडविल हम उसे बुक्स में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि गुडविल को सोल्ड तभी किया जा सकता है जब आप बिजनेस को साथ में बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कस्टमर के हिसाब से, स्वभाव के, मतलब कस्टमर के स्वभाव के अनुसार गुडविल को हम चार टाइप में देख सकते हैं। एक तो डॉग नेचर का गुडविल होता है, दूसरा कैट नेचर का गुडविल होता है, तीसरा रैट नेचर का गुडविल होता है और चौथा रैबिट नेचर का गुडविल होता है। ये डॉग नेचर का गुडविल क्या होता है सर? वो होता है जो अपने कस्टमर जो होते हैं ना, वो वहीं जाते हैं जहां बिजनेस का ऑनर जाता है। यानी जैसे देखो, डॉग का नेचर क्या होता है? वो अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। उसी तरह से उस तरह के कस्टमर क्या होता है कि बिजनेस कहाँ है उससे मतलब नहीं है, जहां बिजनेस का ऑनर जाएगा वहीं से वो बिजनेस करेगा। तो उस तरह की गुडविल की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नेचर की नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस ऑनर बेच भी देगा तब भी कस्टमर उसी के पास आएगा। दूसरा, हमने पढ़ा कैट नेचर की गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की गुडविल। ये क्या होता है? बिल्ली का स्वभाव होता है कि वो जो होता है वो जगह छोड़ के नहीं जाता है, पुराना चाहे भले ही दुकान चेंज हो जाए, ठीक है, पर कस्टमर जो है, कस्टमर उसी दुकान से लेंगे सामान जहां पे वो पुराना दुकान था। तो इस नेचर की गुडविल जो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रैट नेचर की गुडविल। ये क्या होता है? ये होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो फ्लेक्सिबल नेचर के कस्टमर होते हैं, उनको कोई ना व्यक्ति से फर्क है ना जगह से फर्क है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो यहां भी वैल्यू जो गुडविल की होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही कम होती है। उसके बाद हमने देखा था रैबिट नेचर की गुडविल। वो वैसे कस्टमर जो अपने आप को हमेशा सेफ रखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस कहाँ है, बिजनेस ऑनर कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, जो उनके लिए सही होगा वो वही काम करते हैं। तो उस तरह की गुडविल की वैल्यू क्या होती है? सबसे लो होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है सर? कैट नेचर की गुडविल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, अब देखो कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल के वैल्यू को। मैंने क्या बोला? फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कौन कौन से फैक्टर के वजह से बिजनेस के गुडविल की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? इफिशियंट मैनेजमेंट।
मैंने क्या बोला, इफिशियंट मैनेजमेंट, इस वर्ड को समझो, इफिशियंट मैनेजमेंट ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। जैसे आप जाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई ब्रांच, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि वहां पे अच्छे से वहां के जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने कस्टमर को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। आप जाएंगे कैश जमा करना है तो वो बोलेंगे आप उस काउंटर पे जाओ, फिर वहां पे गए तो बोले नहीं नहीं इस काउंटर पे नहीं उस काउंटर पे जाओ। अब जब आप उस काउंटर पे गए तो थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि नहीं अभी लंच का टाइम है थोड़ा देर बाद आना। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां के जो मैनेजमेंट है वो अपने कस्टमर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी वहां पे इफिशियंसी की क्या है, कमी है। अब वहीं पे आप एच डी एफ सी बैंक के पास जाते हो तो आप देखते हैं कि एच डी एफ सी में क्या हो रहा है कि आप जैसे ही जाते हो तो वहां पे जो गार्ड होते हैं वो आपको वेलकम करते हैं और आपसे पूछते हैं कि सर क्या काम है। तो आप बोलते हैं कि पैसा जमा करना है, तो आपको बोलता है कि आप काउंटर नंबर 4 पे चले जाइए, आप पे वहां आपका काम वहां पे हो जाएगा। तो आप काउंटर नंबर 4 पे जाते हो और आपका काम वहां पे आपका पैसा जमा हो जाता है। तो आप सोचो कि आप कौन सा आगे चल के कौन सा बैंक के साथ आप रिलेशन रखना पसंद करोगे। सर हम तो एच डी एफ सी बैंक के पास रिलेशन रखना पसंद करेंगे क्योंकि वहां पे क्या है, मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा है, कस्टमर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो गुडविल उस बिजनेस की ज्यादा होगी जिसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही तागड़ा है, वो अपने एम्प्लॉय को, वो अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। तो ये होता है इफिशियंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं इसे अगर आप लोगों को समझाने के लिए ये बोल दूं कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फर्म की गुडविल भी अच्छी होगी। मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फर्म की गुडविल भी अच्छी होगी। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फर्म की गुडविल भी अच्छी होगी, फर्म की गुडविल भी अच्छी होगी, ठीक है। चलो तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर इफिशियंट मैनेजमेंट होता है तो वैल्यू जो होती है गुडविल की उस तरह की बिजनेस की हाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन। अब जरा इसको समझो, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि आपके गांव में, ठीक है, एक दुकान है जो गांव के बीच में है, ठीक है, चौक चौराहे पे है, और एक दुकान है गांव के सबसे साइड में है, ठीक है, गांव के सबसे साइड में है जहां पे ज्यादा घर नहीं है आसपास में, ठीक है। तो आप मुझे सीधे सीधे बताओ कि कौन सा दुकान ज्यादा चलेगा। तो सर वो दुकान ज्यादा चलेगा जो चौक चौराहे पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो है वहां पे पब्लिक का एक्सेस ज्यादा है, ज्यादा कस्टमर वहां पे जाएंगे। उसी तरह से बिजनेस, कौन सा बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगा, जो फेवरेबल लोकेशन पे होगा, एक अच्छा प्लेस पे होगा, अच्छे सिटी में होगा, जहां लोगों का, पब्लिक का ज्यादा एक्सेस होगा, उनके कस्टमर का ज्यादा एक्सेस होगा। तो उस लोकेशन पे अगर बिजनेस होती है तो उनकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो गुडविल के वैल्यू को चेंज करती है। यानी कि अगर आप इस फैक्टर्स को फॉलो करोगे तो आपके गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन मतलब आपका कस्टमर, आप देखो कि आपका कौन सा नेचर है बिजनेस का, कौन सा नेचर है बिजनेस का, और देखो कि वहां पे कौन सा ऐसा जगह है जहां पे उस टाइप के कस्टमर आ पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, जैसे एक पूजा की दुकान, यानी पूजा, वहां पे पूजा का सामग्री मिलता है, जैसे कि धूप अगरबत्ती फूल ये सब मिलता है। आप बताओ वो दुकान कहां पे सबसे ज्यादा चलेगा। सर वो दुकान मंदिर के आसपास ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भक्त लोग ज्यादा मिलेंगे,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टेशनरी, कॉपी, किताब, पेन, इस सब का दुकान कहाँ पे चलेगा? तो सर वहां पे जहां पे स्कूल कॉलेज है वहां पे अगर आप दुकान खोलोगे तो ज्यादा चलेगा। तो यानी आपको देखना है कि आपका कस्टमर कहाँ पे ज्यादा मिलेगा। अगर वहां पे आप अपना अगर बिजनेस चालू करते हैं तो वहां पे क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा, आपके पास कस्टमर आएंगे और खुश रहेंगे, इफिशियंट मैनेजमेंट तरीके से काम करोगे, आप अच्छे से मैनेज करके दोगे, आपके कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है फेवरेबल लोकेशन। चलो अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट हो सकता है एक्सेस टू सप्लाईज। एक्सेस टू सप्लाईज। अब देखो ये एक्सेस टू सप्लाईज क्या होता है? तो देखो वो जगह जहां पे आपको सारा आपके बिजनेस का मटेरियल आसानी से मिल जाए, आपको वर्कफोर्स यानी लेबर, मटेरियल, ये सब आपको आसानी से मिल जाए, तो आप उस जगह पे अगर आप बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस की गुडविल की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। सर थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो आप एक बहुत बड़े प्लांट, ठीक है, आप बहुत बड़े प्लांट की स्थापना करना चाहते हो जहां पे कि आप क्या करोगे, उस प्लांट में चाहते हो कि आप मिल्क यानी डेयरी फार्म का बिजनेस करें। ठीक है, आप चाहते हो कि पैकेट वाला मिल्क बनाए और उसे मार्केट में सप्लाई करे। तो आपको कहां पे बिजनेस करना होगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। तो सर रॉ मटेरियल इसके लिए होगा दूध, मिल्क की जरूरत होगी। तो आप देखोगे कि हमको कहां से हमें इतनी सारे मिल्क की एक्सेस मिल जाएगी, आपको लेबर की जरूरत होगी, तो सारे लेबर आप अरेंज कर पाओगे कि नहीं। तो आपको ऐसा लोकेशन आपको खोजना है जहां पे सारा का सारा रॉ मटेरियल, लेबर आसानी से मिल सके। तो उस केस में क्या होता है कि आपका बिजनेस अच्छे से रन होगा, और अगर बिजनेस अच्छे से रन होगा तो आपके बिजनेस के गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, इसको मैं एक लाइन में हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि वैसा प्लेस जहां पे एक्सेस टू सप्लाई हो, वैसा प्लेस जहां रॉ मटेरियल एंड लेबर समझते हो ना, लेबर भी बोल सकते हो और वर्क फोर्स बोल सकते हो। इसे बेहतर वर्ड क्या होगा, वर्क फोर्स, यानी जिसे स्टाफ आप बोलते हो। ठीक है, वैसा प्लेस जहां रॉ मटेरियल एंड वर्क फोर्स आसानी से मिल सके, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस तभी करोगे ना जब आपके पास रॉ मटेरियल और वर्क फोर्स आपके पास अवेलेबल हो, आसानी से मिल सके। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, ये क्या होता है सर? अब देखो अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाती है जो यूनिक होता है और जो नया होता है, इससे पहले वैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो वो कंपनी क्या करती है, उसका अपना पेटेंट करा लेती है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करा लेती है, जिससे कोई दूसरा कंपनी सेम प्रोडक्ट उसका मेथड कॉपी करके ना बना सके। क्या होता है सर, थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ। तो देखो जैसे कोरोना आया था, उस टाइम में कोरोना वायरस के लिए जो उसका टीका होता है, ठीक है, वो वैक्सीन जिसे आप बोलते हो, वो उस टाइम में अवेलेबल नहीं था। सब कंपनी ने अपना रिसर्च किया, फटाफट रिसर्च किया, और एक दो कंपनी ऐसा हुआ कि कोरोना वायरस का वैक्सीन लेकर आए। ठीक है, वो अपना वैक्सीन जैसे ही उन्होंने अपना वैक्सीन कंप्लीट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट किया, तो वो क्या किए, उसका पेटेंट करा लिए, जिससे कि उस टाइप की वैक्सीन, उस टाइप की यानी जिस तरह का वो वैक्सीन, जो मेथड एंड जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है, वो कोई दूसरा कंपनी चुरा ना ले। क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक वैक्सीन को बनाने में बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं, लाखों नहीं करोड़ों कॉस्ट लगते हैं। और अगर आपने बना के रेडी कर दिया और आपका प्रोसेस कोई दूसरा चुरा लेगा तो आपको तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए क्या करते हैं कि उस का पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको एक अधिकार मिल गया उस प्रोडक्ट के लिए कि आप ही उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं।
ठीक है। तो अगर आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और आप उस नेचर के बिजनेस में अगर उसका पेटेंट करा लेते हैं ना, तो उससे आपकी वैल्यू जो होती है गुडविल की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप कितना भी अच्छे से मैनेजमेंट कर लिए, कितना भी अच्छे जगह पे अपना बिजनेस चला लिए, आपके पास सप्लाई अच्छा है, आपने पेटेंट करा लिया, बट आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई ना, यानी आपने जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस लगा दो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस ना हो ना, तो फिर आपकी गुडविल कभी नहीं बन पाएगी। चाहे आप कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अच्छे जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपके पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल नहीं है ना, तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी। बट सब कुछ है, साथ में आपका प्रोडक्ट और सर्विस भी अच्छा क्वालिटी का है, तो आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना करेगा, यानी बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस ग्रो करेगा तो आपके गुडविल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स में अंदर, क्योंकि देखो आपको इस पे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो बिजनेस के गुडविल की वैल्यू अफेक्ट करते हैं। तो आप जस्ट पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या सर इसे याद रखने हैं? याद नहीं रखना है, इसे देखो मेमोरी में रिकैप करो, कि ये सब चीज को समझने की कोशिश करो कि क्या यही सब फैक्टर है जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट्स में अपना आइडिया दे सकते हो कि सर ये फैक्टर्स के वजह से भी गुडविल की वैल्यू बढ़ सकती है। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स मैं जैसे लिख देता हूं, अदर फैक्टर्स एग्जांपल दे देता हूं। अदर फैक्टर लाइक आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर मैनेजमेंट, वैसे कस्टमर मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट में आ जाएगा, फिर भी आप लिख सकते हो आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, एटसेट्रा। अब सर आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है, थोड़ा एक लाइन में समझा दोगे? अब देखो, जैसे आपने कोई मोबाइल लेने की सोचते हो कि मुझे एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है। अब आप सोचते हो कोई मोबाइल खरीदना है, तो जैसे कि आपको कोई नाम आया, कोई दोस्त ने आपको बोला कि ये मोबाइल ले लो, अच्छा है, ठीक है। आपने देखा कि देखो ये मोबाइल कभी नाम सुने नहीं है इसका, ठीक है। तो जैसे मेरे टाइम में एक हुआई का मोबाइल आया था, ठीक है। हमने सोचा कि ये मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब आसपास में इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है, अगर मोबाइल खराब हो गया तो क्या करेंगे, यानी आफ्टर सेल, बेचने के बाद सर्विस सेंटर की रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर मोबाइल खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर रिपेयर कहाँ करवाएंगे। तो उस तरह की बिजनेस की ज्यादा वैल्यू होती है जिनका सर्विस सेंटर बहुत ही तागड़ा है, यानी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है। तो वो वैसे कंपनी के कस्टमर ज्यादा प्रीफर करते हैं, उनको कंफर्टेबल लगता है कि अगर हम सामान खरीदते हैं और कुछ गड़बड़ी भी हो गया तो हम जाके सर्विस सेंटर में जाके उसको ठीक करा लेंगे। ठीक है, तो चलो ये सब फैक्टर्स थे जो गुडविल के वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, यानी उसके वजह से गुडविल की वैल्यू क्या होती है, प्रभावित होती है। कौन कौन से होते हैं सर? एक तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, यानी आपका मैनेजमेंट तगड़ा है तो आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा होता है फेवरेबल लोकेशन, आपका लोकेशन जो बिजनेस का लोकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सेस टू सप्लाई होनी चाहिए, सारे रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास पेटेंट की एडवांटेज अगर रहती है तो आपका गुडविल का वैल्यू ज्यादा होगा। आपके पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस होनी चाहिए। उसके अलावा भी जैसे सेल सर्विस, कस्टमर मैनेजमेंट, ये सब फैसिलिटी होगा तो आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, चलो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है, यानी कब कब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आती है तो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आती है तो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आप ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ठीक है। फिर कब निकालते हैं, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, यानी नया पार्टनर जब आता है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर आता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब देखो हर जितने भी सिनेरियो है उसके लिए आपको एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है क्लास 12 में, ठीक है। तो जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में जो लाभ विभाजन अनुपात होता है उसमें परिवर्तन होता है, तो गुडविल निकालना पड़ता है। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो फिर गुडविल निकालने की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट लिखो फटाफट, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, तो भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। पार्टनर रिटायर होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फोर्थ केस क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म को हम बेच रहे होते हैं, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप फर्म को बेचते हैं, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, ठीक है। जब पार्टनरशिप फर्म को बेचते हैं तब गुडविल की वैल्यू को निकालने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एक में मिल जाता है, अमलगमेट होता है, when two or more पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट का मतलब होता है मिल जाता है, when two or more पार्टनरशिप फर्म्स अमलगमेट, क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे कि इसके अगर एग्जांपल ले लें, जैसे एक फर्म था एक्स, दूसरा फर्म था वाई, ठीक है, ये भी फर्म था पार्टनरशिप फर्म और वाई भी पार्टनरशिप फर्म था। अब दोनों मिलके क्या बन गया, एक्स वाई बन गया, तो इसे हम बोलते हैं अमलगमेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट जब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, कंपनी में बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ कंपनी, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म, when a partnership firm is converted into a company, is converted into a company, अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर कंपनी में बदल देते हैं तो फिर उस टाइम में भी गुडविल को निकालने की जरूरत होती है। तो टोटल मिला के 6 पॉइंट है, 6 ऐसे टाइम में हमें क्या होता है, गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत होती है। गुडविल को क्या करने की जरूरत होती है, वैल्यू। कब कब होती है सर, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन आ जाए, नया पार्टनर जब ज्वाइन लेता है, पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, पार्टनर डेथ होती है, पार्टनरशिप फर्म को बेच दिया जाता है, जब पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट होता है, और जब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस टाइम में गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि गुडविल कितने टाइप की होती है। तो देखो गुडविल को 2 भाग में बांटा गया है। गुडविल को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। एक तो ऐसा गुडविल जो हम खरीद के लाते हैं, यानी किसी दूसरे का बिजनेस खरीद लेते हैं, ठीक है। और एक होता है कि खुद मेहनत करके बनाते हैं, खुद मेहनत। जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल लिया, तो वो क्या है, खरीदा हुआ गुडविल नहीं है, वो कई सालों से खुद अच्छे से बिजनेस करके कस्टमर के जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको गेन करके ये गुडविल बनाया हुआ है। और एक होता है कि मान के चलो अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, मैंने सोचा कि कोई ऑलरेडी बनाया हुआ बिजनेस को हम खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो गुडविल बनता है उसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और एक होता है सेल्फ मेड गुडविल। तो मैंने क्या बोला कि गुडविल के 2 टाइप होते हैं। गुडविल के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक होते हैं परचेज्ड गुडविल, एक होता है परचेज्ड गुडविल, ठीक है, और दूसरा होता है सेल्फ मेड गुडविल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेल्फ मेड गुडविल। सेल्फ मेड गुडविल, सेल्फ मेड गुडविल यानी बहुत साल के मेहनत से हम खुद से बनाते हैं गुडविल। इसे आप नॉन परचेज्ड गुडविल भी बोल सकते हो, इसे आप नॉन परचेज्ड गुडविल भी बोल सकते हो, नॉन परचेज्ड गुडविल।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, गुडविल दो टाइप के हो सकते हैं, एक परचेज गुडविल जो खरीद के लाते हैं, गुडविल खरीदते हैं उसे परचेज गुडविल बोलते हैं, और जो खुद से बनाते हैं उसे सेल्फ मेड गुडविल बोलते हैं। सर खुद से कैसे बनाते हैं? खुद से आप कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा, ठीक है, आपसे कस्टमर खुद खुश होंगे, आपका रेपुटेशन ज्यादा होगा, तो अपने आप आपका गुडविल बनेगा, वो होता है सेल्फ मेड गुडविल। एक होता है कि आप चाहते हो कि कोई ऑलरेडी बना बनाया वो गुडविल है, ठीक है, आप उससे, जैसे आप बीकाजी का भुजिया खाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप चाहते हो कि अपना एक खुद का स्टार्टअप शुरू करो जिसमें भुजिया भुजिया चिप्स वगैरह बनाओ, तो आपने सोचा क्यों ना हम बीकाजी का बिजनेस को खरीद लें और उन्हीं का बिजनेस एक्वायर कर ले, तो हमको बना बनाया हुआ गुडविल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस केस में आप क्या करते हो, बीकाजी की बिजनेस खरीद लेते हो, तो वो होती है परचेज गुडविल। और एक होता है कि आप खुद से मेहनत कर रहे हो, अच्छे से कस्टमर को ट्रीट कर रहे हो, तो आपका रेपुटेशन मार्केट में बन रहा है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ मेड गुडविल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि परचेज गुडविल क्या होता है। सबसे पहले क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल होता क्या है, इसे बोलते हैं, ठीक है, आप लोग साथ में नोट करते चलना, ठीक है। परचेज गुडविल किसी को बोलते हैं, तो ये जो है एराइज होता है, इट नॉर्मली, ये कब बनता है, जब आप खरीदते हो किसी दूसरे का बिजनेस। इट नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। इट नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर पार्टी। परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर पार्टी, ऑफ अनदर पार्टी, अनदर पार्टी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि किसी दूसरे का बिजनेस हम खरीद लेते हैं, किसी दूसरे का बिजनेस खरीद लेते हैं, इससे ये परचेज वाली गुडविल अराइज होती है। किसी दूसरे का बिजनेस खरीद लेते हैं, किसी दूसरे का बिजनेस खरीद लेते हैं, ठीक है, इससे ये गुडविल अराइज होती है, परचेज गुडविल, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो परचेज गुडविल होती है, आपने पढ़ा था कि AS26 क्या बोलता है कि हम केवल परचेज गुडविल को बुक में दिखा सकते हैं, बाकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं। तो बुक में कहां दिखाते हैं, तो गुडविल को कहां दिखाता है, दिखाया जाता है एसेट के रूप में दिखाया जाता है। इट इज सोन एज एसेट्स इन बैलेंस शीट। कौन सा एसेट, वो भी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इसे हम दिखाते हैं एसेट के रूप में। इट इज सोन एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट। यानी ये परचेज गुडविल को कहां दिखाते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, सर एसेट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं परचेज्ड गुडविल को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसे हम एसेट में दिखाते हैं इन द बैलेंस शीट, ठीक है। चलो वेरी गुड। उसके बाद सर इसकी वैल्यू कितना होगी, यानी परचेज गुडविल की जो प्राइस होगी, जो वैल्यू होगी, वो कितना होगा, तो हम इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। वैल्यू ऑफ परचेज्ड गुडविल क्या होगा। अब जरा सोचो कि क्या हो सकता है। आपने किसी का बिजनेस खरीदा, ठीक है, अब आप बीकाजी का बिजनेस खरीद रहे हो, उसके पास कुल नेट एसेट 300 करोड़ की है। मैंने क्या बोला, आप बीकाजी का बिजनेस खरीद रहे हो, उसके पास नेट एसेट का मतलब क्या होता है सब, नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यानी उसके पास जो मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, वो सब, और जो उसका लाइबिलिटीज है, यानी वो दूसरे को पे करना बाकी है, उसको घटाने के बाद जो नेट एसेट होता है वो उसका 300 करोड़ है। और आप उससे 300 करोड़ के बदले में आप 350 करोड़ दे के आ रहे हो, यानी नेट एसेट से ज्यादा दे के आ रहे हो। तो वो जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे हो, किस चीज का दे रहे हो सर, वो उसके रेपुटेशन का दे रहे हो, उसके ब्रांड वैल्यू का दे रहे हैं, तो वही तो है गुडविल, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि आप जो नेट एसेट से ऊपर जो आप पे करते हो, वही क्या होता है, गुडविल बन जाता है, ठीक है। तो इसे भी लिख लो,
वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल बराबर परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। आप जितना पे कर रहे हो बिजनेस के लिए, जो परचेज प्राइस दे रहे हो, जो मेरे केस में मैंने बोला कि मैं 50 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, यानी 350 करोड़ दे रहा हूं, तो वो 350 करोड़ क्या हुआ, परचेज प्राइस हो गया बिजनेस का। परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस यानी आप जितना भी बिजनेस में खरीद रहे हो, माइनस माइनस क्या करेंगे सर, नेट असेट को माइनस करेंगे, नेट असेट्स ऑफ बिजनेस, नेट असेट्स ऑफ बिजनेस, नेट असेट ऑफ बिजनेस। तो परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस में से नेट और असेट ऑफ बिजनेस को जब मैंने माइनस कर दिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। सर बता, ये भी बता दो कि सर नेट एसेट कैसे निकालेंगे। अगर नेट एसेट निकालने के लिए बोल दिया जाए हमको, अगर क्वेश्चंस आए नेट एसेट क्या होता है, तो नेट एसेट होता है बच्चों, एसेट में से लाइबिलिटीज घटा देते हो तो वो क्या हो जाता है, नेट एसेट हो जाता है। एसेट में से लाइबिलिटीज घटा देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेट असेट। ठीक है, चलो इसे आप ब्रैकेट में घेर लो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक परचेज वाली गुडविल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक परचेज वाली गुडविल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो हम जितना परचेज प्राइस पे करते हैं उसमें से नेट एसेट घटाएंगे तो वो हमारी परचेज गुडविल हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। देखो हर एक गुडविल, एक बात बताओ, आपने बीकाजी का बिजनेस खरीद लिया, आप उसके गुडविल खरीद लिए, तो उस गुडविल को आप कितने, अगर आप मान के चलो बीकाजी के नाम पे आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे, अगर आप अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट का नहीं दोगे तो वो कब तक चलेंगे, दूसरे के नाम पे आप, वो उस ब्रांड के नाम पे कब तक अपना बिजनेस चलाओगे। उसकी भी एक सर्टेन टाइम होती है ना, कि चलो हमने बीकाजी का ब्रांड खरीद लिया तो कम से कम उस ब्रांड वैल्यू की वजह से हमारे पास एटलीस्ट 5 साल तो कस्टमर आएंगे। तो एक एजम्पशन हमने लेता है कि हम ये गुडविल कितने दिन तक चलने वाली है। ऐसा तो नहीं कि पूरे लाइफ टाइम तक चलेगी, कि हमने गुडविल खरीद लिया तो वो पूरे लाइफ टाइम तक चलेगी। आपको खुद का गुडविल बनाना पड़ेगा, आपको अच्छा कस्टमर को अच्छा सर्विस देना होगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स देना होगा, तो आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन दूसरे का गुडविल आप अगर खरीद के लाते हो तो उसकी एक लाइफ है। चलो आपने दूसरे का बनाया हुआ गुडविल खरीद लिया, इससे क्या हुआ कि उनका कस्टमर आपके पास आ गया, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है 4 साल, 5 साल, 10 साल, इट डिपेंड्स। ठीक है, वैल्यूअर डिसाइड करते हैं, वो एजम्पशन लगा के डिसाइड करते हैं कि आपके गुडविल की लाइफ कितने साल रहने वाली है। तो सर अगर मान के चलो हमारी गुडविल की लाइफ 5 साल होगा, तो क्या 5 साल के बाद हम गुडविल को अपने बुक्स में से हटा देंगे? बिल्कुल भी। 5 साल के बाद हमारा गुडविल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जो हम खरीद के लाए थे ना गुडविल, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सर इसको कैसे हटाएंगे? अब देखो, उसको हर साल एक सिस्टमैटिक तरीके से हटाएंगे। जैसे मान के चलो आपने 50 करोड़ का आपने गुडविल खरीदा, मैंने क्या बोला था कि 350 करोड़ में 300 ही नेट एसेट्स था, बाकी 50 करोड़ का आपने गुडविल खरीदा था। तो आप क्या करोगे, उसकी लाइफ है 5 ईयर, तो गुडविल की लाइफ अगर 5 ईयर है तो आप क्या करोगे, उस 50 करोड़ को 5 साल में एमोर्टाइज करोगे। एमोर्टाइज क्या होता है सर? एमोर्टाइज का मतलब होता है धीरे 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 खर्चा दिखा। गुडविल हमारा क्या था, एसेट था, उस एसेट को हमने क्या किया, खर्चा दिखा के धीरे धीरे हर साल क्या किया, पीएल में ट्रांसफर करते गया, और अंत में 5वें साल के अंत में हमारा गुडविल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ये ठीक डिप्रिसिएशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डिप्रिसिएशन की तरह काम करता है। आपने सुना था, हमने बताया होगा कभी ना कभी क्लास में कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करता है। फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू को कम करना होता है तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब किसी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को कम करना होता है तो हम वहां पे अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है। यहां भी क्या करते हैं, हम गुडविल में से निकाल के खर्चा दिखाते हैं, और 5 मतलब जो उसका लाइफ होता है, लाइफ के एंड में उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो सर यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये अमोर्टाइज होगा, गुडविल जो होगा वो अमोर्टाइज होगा। अमोर्टाइज का मतलब समझे कि वो खत्म होगा, धीरे धीरे उसे खर्चा के रूप में दिखाते जाएंगे। इट इज अमोर्टाइज्ड, इट इज अमोर्टाइज्ड एट अर्लीएस्ट। जितना भी करो, जितना जल्दी हो सके आप उसके गुडविल को खत्म करेंगे, बट नॉट लेटर देन, उसका जो लाइफ है, but not later than, not later than its estimated useful life, its estimated useful life।
मतलब मेरे कहानी में जो था, मैंने बोला कि ये गुडविल 5 साल चलने वाली है, तो हमें 5 साल के अंदर ही गुडविल को क्या करना है, खत्म करना है, उसे अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइज का मतलब उसे खर्चा में दिखाना है। 5 साल से आप ज्यादा में दिन के लिए आप गुडविल नहीं दिखा सकते। 5 साल के अंदर ही गुडविल को क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने परचेज गुडविल में 3 बातें की। सबसे पहले बोले कि ये परचेज गुडविल अराइज कब होता है, तो सर किसी दूसरे का बिजनेस जब खरीद के लाते हो तब आपको परचेज गुडविल अराइज होती है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सर देखो कि आपने कितने का गुडविल, आपने जो दूसरे का बिजनेस खरीदा कितने का खरीदा, उसका नेट एसेट क्या है। नेट एसेट मतलब उसके पास कितना एसेट है, उसमें से लायबिलिटीज घटा दो तो नेट एसेट्स हुआ। और आप उसको कितना पैसा पे करके आए हो, यानी कि अगर मान के चलो आपने 300 करोड़ का उसके पास नेट एसेट है और आपने 350 पे कर दिया, यानी 50 करोड़ आपकी क्या हो गई, परचेज गुडविल होगी। अब इस परचेज गुडविल को कब तक रखना है, तो सर उस परचेज गुडविल को अपने बुक्स में हम दिखाएंगे जब तक उसका यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ होगा। लेकिन उसको उस यूजफुल लाइफ के अंदर ही क्या करना है, धीरे धीरे हमें खर्चा में ट्रांसफर करते जाना है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या पोस्ट करेंगे सर, तो हम अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उस तरह से हम क्या करेंगे, हर साल हम गुडविल के वैल्यू को हम खर्चा में यानी पीएल में ट्रांसफर करते जाएंगे। कब तक करेंगे, हमें यूजफुल लाइफ जो उसका है, मान के चलो गुडविल का यूजफुल लाइफ 5 साल दिया है, तो 5 साल के अंदर ही खत्म करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सेल्फ मेड गुडविल की। किसकी बात करते हैं, सेल्फ मेड यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये हमने बात कर ली परचेज गुडविल। अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसके लिए मैंने क्या बोला था कि ये अपने से आप अच्छा बिजनेस करते हो तो वो धीरे धीरे क्या होती है, ये भी गुडविल जनरेट होती है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इट इज जनरली जनरेटेड। कैसे ये उत्पन्न होता है, कैसे इसका जन्म होता है, इट इज जनरली जनरेटेड ओवर द ईयर्स। कई सालों में ये गुडविल बनता है। ओवर द ईयर्स, बहुत सालों में मेहनत करने से ये गुडविल बनता है। बहुत सारे फैक्टर के बेस्ड पे, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस। बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, उसके बेसिस पे इस गुडविल का जन्म होता है। बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस। अब वो कौन कौन से सर एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, जैसे कि सच एज एग्जांपल अगर मैं दूं कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, आपके सर्विस और प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होगा। ठीक है, वो जो मैंने फैक्टर्स बताए थे उसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपका आफ्टर सेल एंड सर्विस कैसे रहने वाला है, आप किस तरह से अपने कस्टमर को ट्रीटमेंट करते हो, आफ्टर सेल सर्विस कैसे रहेगा, आपका कस्टमर मैनेजमेंट कैसा है। तो इस सब बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यू गुडविल की कितनी होनी चाहिए। कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है, लोकेशन कैसा है, मतलब जो जितना भी फैक्टर्स हमने पढ़ा था वो सब डिसाइड करेगा कि आपके बिजनेस की गुडविल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो अब सर बता दो, क्या इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इसे क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि AS26 क्या बोलता है, एज पर AS26 बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड एज पर AS26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड। उसको हम नहीं दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोल दिए सर आपने, हम ये बोल रहे हैं कि इस गुडविल को हम अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं। हम जो गुडविल खरीद के लाते हैं केवल उसी को बुक्स में दिखाते हैं और उसे यूजफुल लाइफ, जो उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है, उसे हम धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लेकिन जो खुद से बनाया हुआ गुडविल होता है उसे हम जो होता है उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने दोनों सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल दोनों अच्छे से समझ लिया। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जितनी भी क्लासेज होंगे इसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ही डिस्कशन करने वाले हैं। ये इसमें आपको प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सर गुडविल की वैल्यूएशन के कितने मेथड्स होते हैं, यानी कि कितने मेथड से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं? तो देखो गुडविल के 3 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा कौन सा मेथड होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसके अंतर्गत हम लोग फर्दर 2 भाग में बांटा गया है गुडविल के वैल्यूएशन को। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हम लोग बांट सकते हैं। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक क्या होता है? सिंपल एवरेज, ठीक है। और दूसरा होता है वेटेड एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि गुडविल का जो वैल्यूएशन करते हैं उसके 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में एक ही मेथड होता है, ठीक है। बट कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम लोग उसे 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड को। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इतने मेथड होते हैं गुडविल को वैल्यूएशन करने का। तो सर अगर टोटल बात किया जाए तो टोटल तो हम लोग का कितना हो गया? एक तो हो गया सर सिंपल एवरेज, ठीक है। दूसरा हो गया सर वेटेड एवरेज, तीसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और पांचवा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी टोटल तो सर 5 मेथड हो गए। बिल्कुल हम लोग टोटल 5 मेथड पढ़ने वाले, 5 मेथड। पहला अगर मैं नाम एक एक करके देते चलूं तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल एवरेज मेथड से कैसे गुडविल निकालते हैं, दूसरा वेटेड एवरेज से कैसे निकालते हैं, तीसरा सुपर प्रॉफिट से, फिर चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और पांचवा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये जो टोटल 5 मेथड है इस पे हम लोगों को समझना है कि कैसे वैल्यूएशन की जाती है और कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।